आखिर अपनी कोशिशों में नाकाम होने के बाद और ऑपरेशन परिसीमन के फेल होते देख दिल्ली ने थलपति सरकार और पार्टी के खिलाफ में कौन सा नया दांव चलकर कमजोर करने की कोशिश की जो कर ना सकी दिल्ली। आखिर किस तरीके से थलपति ने बीजेपी और उसके सहयोगियों के हथकंडों को ध्वस्त करके मानो दिन में तारे दिखा दिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, दरअसल दिल्ली ने अपने डमी सहयोगी डीएमके और एआईएडीएमके से तमिलनाडु सरकार के खिलाफ ऐसी शिकायतें करवाई जिससे यह लग रहा था कि उनको बड़ी कामयाबी मिल जाएगी और एक और रास्ता निकल आएगा थलपति और राहुल की सरकार को तमिलनाडु में परेशान करने और उसको धराशायी करने के लिए। मगर उनको क्या पता था कि मुंह की खानी पड़ेगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, दिल्ली ने तो बाकायदा अदालत का सहारा लेकर थलपति के खिलाफ केस करवा डाला, अपनी मंशा पूरी करने की कोशिश कर डाली। और इसके अलावा पहली शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी, जबकि दूसरी शिकायत मद्रास हाई कोर्ट में। मगर दोस्तों, दोनों ही स्तर पर मुंह की खानी पड़ी। क्या है दोनों शिकायतों में मामला और कैसे वो सब कुछ, क्या वाकई वो थलपति को और टीवीके और कांग्रेस की गठबंधन सरकार को नुकसान पहुंचा पाता अगर वो कामयाब हो जाते? आपको विस्तार से बताते हैं। मगर उससे पहले आपको बताऊं कि इस बीच में थलपति विजय ने बीजेपी से और उसके सहयोगी पार्टी के 4 मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, विधायकों, हजारों कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी में शामिल करा लिया। दोस्तों, दरअसल शाह कुछ कर पाते इससे पहले भाजपा की सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके के 4 पूर्व मंत्री, कई पूर्व विधायक, हजारों कार्यकर्ता सत्तारूढ़ टीवीके में शामिल हो गए, जिसे 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बदल माना जा रहा है। आपने बंगाल को, महाराष्ट्र में टूट फूट को खूब देखा सुना, जहां पर ऑपरेशन लोटस के जरिए पार्टियां तोड़ी गईं। मगर तमिलनाडु में कोई ऑपरेशन टीवीके, ऑपरेशन कांग्रेस, ऑपरेशन राहुल थलपति नहीं चला। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी और उनके सहयोगी आकर के ज्वाइन कर लिए। टीवीके में शामिल होने वालों में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर और पूर्व परिवहन मंत्री एमआर विजय भास्कर प्रमुख हैं। विजय भास्कर और एमआर विजय भास्कर हाल तक एआईएडीएमके के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि क्या है वो दोनों शिकायतें, जिन शिकायतों के आधार पर हाई कोर्ट में, दूसरा पुलिस में और तीसरी वो रणनीति और साजिश क्या थी जिसमें थलपति को फंसाने की कोशिश शाह कर रहे थे। मगर इन दोनों के इसके बारे में जान लीजिए। दोस्तों, दोनों नेताओं ने हाल में ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। 13 मई को हुए विश्वास मत के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार के पक्ष में मतदान किया। एआईएडीएमके के 25 विधायकों ने भी पार्टी लाइन से हट करके विजय सरकार का समर्थन किया और इसके बाद इन नेताओं और पार्टी के बीच मतभेद खुल करके आ गया था। आपको बताएं कि विजय भास्कर 2013 से 2021 के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता और पनीरसेल्वम के पलानीस्वामी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे। लगातार 4 बार वीरालिलमाई विधानसभा से जीत हासिल करते रहे। इससे पहले 2001 में पुडुक्कोट्टई सीट पर विजेता रहे। पुडुक्कोट्टई जिले में विजय भास्कर को एआईएडीएमके के सबसे मजबूत नेता के तौर पर जाना जाता था। 16 जून को अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। अब आप देखिए कि दिल्ली ने जो 2 शिकायतें और हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की, और वो याचिकाएं तमिलनाडु में टीवीके विधायकों को तोड़ने की साजिश को लेकर चल रहे बड़े राजनीतिक विवाद के बीच दायर की गई। दरअसल कहा यह गया कि थलपति विजय के कैबिनेट मीटिंग में 2 बाहरी लोग शामिल हुए। इसे लेकर अब डीएमके ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई। साथ ही अब बीजेपी ने राज्यपाल से इसकी शिकायत की और कहा यह कि उन व्यक्तियों के पास कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं है। थलपति विजय 2 रहस्यमयी व्यक्तियों को लेकर के अपने कैबिनेट की मीटिंग में शामिल कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रमुख हैं नेनार नागेंद्रन, कहते हैं कि दोनों की पहचान जॉन औरोक्यासामी और विष्णु रेड्डी के रूप में की गई। ये वही व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ डीएमके ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप है कि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में भाग लिया और सरकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किया। बीजेपी प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता नारायण तिरुपति और राज्य प्रभारी अरविंद मेनन के साथ में राज्यपाल से मुलाकात के बाद
नैनार नागेंद्र ने यह कहा कि मैंने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से उचित कार्रवाई करने के लिए याचिका दाखिल की है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में लोक भवन यानी कि वहाँ का जो राजभवन है, जो गवर्नर हाउस है, अब ऐसे में शाह की तरफ से तैनात किए गए राज्यपाल फौरन एक्टिव हो गए। राजभवन से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, कहा कि बीजेपी ने ज्ञापन सौंपा है जिसमें टीवीके सरकार पर यह आरोप है कि तमिलनाडु कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों के साथ दो बाहरी व्यक्ति थे, जिसे अवैध कृत्य और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन बताया गया। जबकि दोस्तों, इसकी सच्चाई क्या है देखिए। जिन दो लोगों के बारे में शिकायत दी गई उनमें दरअसल जॉन आरोक्यासामी और विष्णु रेड्डी, जो दोनों मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इसलिए वो अब निजी व्यक्ति नहीं है। दूसरी याचिका मद्रास हाईकोर्ट में लगाई गई, जिसके मुताबिक विजय ने 2026 के विधानसभा चुनाव में दो निर्वाचन क्षेत्रों पर, जिसमें पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट से चुनाव लड़ा, वो दोनों ही सीट से चुनाव जीत गए थे, आप जानते हैं। उस पर अब बीजेपी याचिका दाखिल करा रही है, जबकि बंगाल में कैसे चुनाव लड़ा और कैसे घेराबंदी करके जीता, जिसके बारे में दुनिया जानती है। मगर अब बीजेपी और उनके सहयोगी याचिका दाखिल करके थलपति को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कुछ कानूनी जानकार मान रहे हैं कि इन याचिकाओं के कारण अब विजय के पेरंबूर जीत न्यायिक जांच के दायरे में आ चुकी है। चुनावी याचिकाएं किसी चुने हुए उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने का कानूनी तरीका है और इन पर हाईकोर्ट सुनवाई करता है। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ऐसी याचिकाएं अपने आप में चुने हुए उम्मीदवार की स्थिति पर असर नहीं डालती। चुनाव परिणाम तब तक प्रभावी रहता है जब तक सुनवाई के बाद कोर्ट उसे रद्द ना कर दे। पेरंबूर से विजय की जीत 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मुकाबलों में से एक थी। टीवीके के जरिए राजनीति में आने के बाद ये उनकी चुनावी शुरुआत और जीत थी। फरवरी 2024 में विजय की ओर से पार्टी को औपचारिक रूप से लॉन्च करने के बाद चुनाव लड़ा। पार्टी ने अपने पहले विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनावी सफलता हासिल की। राज्य की प्रमुख राजनीतिक ताकतों में से उभर कर न सिर्फ आगे आई, बल्कि AIADMK जो बीजेपी मोदी और शाह की सहयोगी पार्टी है, उसको चारों खाने चित कर दिया, DMK को हाशिए पर डाल दिया। अब दरअसल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह नॉर्थ ईस्ट में या दूसरे राज्यों में अपनी स्तर पर अपनी सियासी जमीन को विस्तार दे रहे हैं, मगर दूसरी तरफ दक्षिण भारत में उनकी जो सियासी जमीन थी, जितनी थोड़ी मोड़ी, वो भी सिकुड़ नहीं रही है, वो फ्लैश आउट होती हुई जा रही है। और तमिलनाडु से उनका जाना दरअसल अब बीजेपी को चिंता में डाल रहा है, क्योंकि वहां एक ऐसी नई शक्ति उभर करके सामने आई है। यानी कि दोस्तों, अभी तक जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सहयोगी DMK सत्ता में थी, लेकिन अब जो सब्स्टिट्यूट के तौर पर जनता ने जिसे पलकों पर बिठाया है, वो एक ऐसी पार्टी बन करके आई है, उसकी विचारधारा ऐसी है, उसके नेता ऐसे हैं जिनका कम से कम 10 वर्षों तक यानी कि 2 टेन्योर तक उनका रहना हर हाल में देखा जा रहा है चुनावी राजनीति बुद्धिजीवियों के हिसाब से। और आप देखें कि DMK को छोड़कर सारी जो उनकी सहयोगी पार्टियां थीं, वो सब TVK के साथ में आ चुकी हैं, और दूसरी तरफ AIADMK पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। ऐसे में रास्ता इन दोनों पार्टियों को भी नहीं सूझ रहा, लेकिन दिल्ली को रास्ता नहीं सूझ रहा कि कैसे वहां पर AIADMK और DMK को एक साथ ला करके किस तरीके से खड़ा किया जाए, थलपति विजय की उस पार्टी के सामने एक बैरिकेड लगाया जाए और अपनी रणनीति को पूरा किया जाए। दिल्ली ये दरअसल चाहती है, मगर इतना आसान नहीं है। इसीलिए नित नए तरीकों से कभी कुछ करके, कभी कुछ करके, कुछ नहीं तो झूठी शिकायत ही पुलिस में देकर, कुछ नहीं तो तकनीकी रूप से किसी हिसाब से कुछ बिंदु निकाल करके अदालत में उनकी उन दोनों सीटों में से शिकायत दे करके उसे ऐसा लगता है कि शायद कुछ हो जाए, मगर कुछ होता दिख नहीं रहा। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।